सुनीता अपने इकलौते बेटे की शादी एक अर्चना नाम की लड़की से करवा देती है। सुनीता अपने बेटे की शादी से बहुत खुश थी क्योंकि अर्चना काफी अच्छे और अमीर घर से थी, जिसकी वजह से वो दहेज में बहुत सारा सामान लेकर आई थी। उसके बेटे के दहेज का सामान देखकर उसकी पड़ोसन कांता की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। सुनीता, मैं तुझसे एक बात बोलूं तो तू बुरा तो नहीं मानेगी ना? नहीं कमला, तू भी कैसी बातें करती है। भला मैं कभी तेरी किसी बात का बुरा मान सकती हूँ? तू निश्चिंत होकर बोल जो तू बोलना चाहती है। सुनीता, तूने अपने बेटे की शादी बहुत ही अच्छे घर में की है। तेरे बेटे की शादी का दहेज देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू बहू नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी को अपने साथ लेकर आई है। उसके आते ही तेरा घर तो भर गया। तो तू ये बात कहने से डर रही थी? हाँ, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है ना कि उनको सही भी बोलो, उनकी तारीफ भी करो, और तो और उन्हें ये भी लगता है कि हम उनकी खुशियों पर नजर लगा रहे हैं। तू इतना मत सोच, मेरा दिल इतना छोटा नहीं है। चल तू मेरे साथ घर के अंदर, मैं तुझे और भी दहेज का सारा सामान दिखाती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। सुनीता की बात सुनकर कांता बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ घर के अंदर जाती है, जहाँ कांता की नजर उसकी बहू के बेड पर जाती है, जो कि शीशम की लकड़ी से बना होता है और उसका डिजाइन भी बहुत अच्छा होता है। सुनीता, तेरी बहू तो शीशम का बेड लाई है और डिजाइन भी बहुत अच्छा है। ये शीशम क्या होता है? अरे, शीशम भी लकड़ी ही होती है, लेकिन उसके डिजाइन बहुत प्यारे प्यारे निकलते हैं और लकड़ी भी बहुत अच्छी होती है। मेरी बहू बहुत बड़े घर से है, वो कोई सस्ता सामान थोड़ी न लाएगी। अभी तो शुरू हुआ है, आगे देख और क्या क्या आता है। सुनीता, एक काम कर, ये बेड तू अपने कमरे में रखवा ले। अब तेरी बहू इतनी बेशरम तो नहीं होगी कि तेरे कमरे से बेड निकलवा दे। वो तो अमीर घर से है, दूसरा बेड मंगवा लेगी। वैसे भी तेरा बेड टूट गया है। सुझाव बुरा नहीं है वैसे। इसी बहाने मुझे अपनी बहू के दिल का पता चल जाएगा कि वो छोटे दिल की है या बड़े दिल की। हाँ, ये की ना तूने पते वाली बात। आखिर बेटा तो तेरा है ना, तो उसकी शादी में आई चीजों पर सबसे पहला हक तो तेरा ही बनता है, बाद में उसका। बाकी मर्जी है तेरी। कांता सुनीता के मन में शक और लालच का बीज बोकर अपने घर चली जाती है। दिन यूं ही बीतते हैं। कुछ टाइम बाद सुनीता अपने बेटे और बहू के साथ मिलकर दहेज में मिले सामानों को सेट करवा रही होती है। तभी जैसे ही बेड की बात आती है, सुनीता बोल पड़ती है। बेटा, मैं क्या सोच रही हूँ, तू ये बेड मेरे कमरे में डाल दे। मेरा कमरा नीचे है और तेरा कमरा ऊपर, और ये बेड भी बहुत भारी है। माँ, लेकिन अगर ये बेड मैं आपके कमरे में रखवा दूंगा तो अपने कमरे में क्या रखवाऊंगा? अब तो जानती हो ना, बिना बेड के मुझे नींद नहीं आती। हाँ, तो इसमें परेशानी क्या है? मेरा बेड हल्का है, तू मेरे कमरे का बेड अपने कमरे में ले जा, तुझे आसानी होगी। माँ, अगर मैं आपका बेड लेकर जाऊंगा ना तो मुझे चढ़ाना पड़ेगा, और ये दहेज में आया हुआ बेड ये भी मुझे चढ़ाना पड़ेगा। जब दोनों ही चढ़ाना है तो मैं अपना बेड लेकर जाऊंगा ना। मैंने जो बोला तुझे समझ में नहीं आया? तेरा बेड मेरे ही कमरे में जाएगा, बस। पुनीत जी, जाने दीजिए। अगर माँ जी को बेड पसंद है तो उन्हीं के कमरे में डाल दीजिए और हमारे कमरे में माँ जी का बेड डाल दीजिए। सुन लिया ना तूने कि बहू ने क्या कहा? तुझसे अच्छी तो मेरी बहू है। पुनीत अर्चना की बात मान लेता है और अपना बेड अपनी माँ के कमरे में और उनका बेड अपने कमरे में डलवा देता है। अपनी बहू का सरल स्वभाव देखकर सुनीता को बड़ी खुशी होती है। अगले दिन वो कांता के घर जाती है। कांता, तूने जैसा कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, और मेरी नई बहू का शीशम का बेड अब मेरा है, ना कि उसका। और सच में क्या नींद आती है उस पर। पक्का तेरी बहू का मुंह बन गया होगा। अरे नहीं कांता, मेरी बहू का कोई मुंह नहीं बना, बल्कि उसी के कहने पर तो मेरे बेटे ने मेरे कमरे में अपने दहेज का बेड डाला, वरना वो तो मना कर रहा था। मुझे तो इस चीज की उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा बेटा किसी चीज के लिए मुझे मना करेगा। हो सकता है उसे जो पता हो वो तुझे दिखाई ना दे रहा हो, उनके मना करने के पीछे कारण हो। तो ये जासूसी सीरियल देख देख कर ना जासूस बनती जा रही है। देख, मुझे बेड का इतना शौक नहीं था जितना मुझे अपनी बहू के स्वभाव के बारे में जानना था। वो मैंने जान लिया, बात खत्म। बाकी मुझे कुछ नहीं पता करना। वो तेरी मर्जी है, मेरा काम था तुझे बताना, जो कि मैंने बता दिया। मानना ना मानना तेरी मर्जी है, लेकिन बस इतना कहूंगी कि अपनी बहू पर अभी कुछ दिन नजर रख, क्योंकि आजकल की लड़कियां अपने दहेज का कोई सामान किसी को भी देना पसंद नहीं करती है। हाँ ठीक है, अब तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे
जा मेरे लिए एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बना कर ला। तेरे घर आई हूँ, क्या एक कप चाय भी नहीं पिलाएगी? मैंने कब मना किया है? तू बैठ, मैं अभी बना कर लाती हूँ तेरे लिए अदरक वाली चाय। कांता रसोई में जाती है और सुनीता के लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती है, जिसके बाद दोनों चाय पीते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। थोड़ी देर बाद सुनीता अपने घर आ जाती है। अपनी नई बहू का शीशम का बैट पाकर सुनीता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो आए दिन आसपास की औरतों को बुलाकर अपने बैट को दिखाया करती और सभी को उसका बैट बहुत पसंद आता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद तभी एक रोज देर रात सुनीता की आंखें खुलती हैं और वो पानी लेने के लिए रसोई में जा रही होती है। तभी उसे अपने बेटे बहू के कमरे से शोर सुनाई देता है और वो उनके कमरे की तरफ जाती है, जहाँ वो अपने बेटे बहू को बहस करते हुए देखती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे दहेज की सारी चीजें मैंने अपने पसंद की ली है, जिसे मैं अपने कमरे में ही रखूंगी। यह सारा सामान तो तुम्हारे कमरे में ही है, फिर क्यों बहस कर रही हो? सब नहीं है, बेड आपकी माँ के कमरे में है। मुझे मेरे कमरे में शीशम का बेड चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैं अपने दहेज में लाई थी। अरे ये बात ना तुम कम से कम 10 बार बोल चुकी हो, लेकिन मैं भी क्या करूँ? आसपास कहीं मिलता ही नहीं है ऐसा बेड, तो कहाँ से लाऊं? यहाँ नहीं मिल रहा है तो मेरे पापा से बात करके वहाँ से ले आओ ना, जहाँ से मेरे पापा ने बनवाया था। जब तुम्हें इतना कलेशी करना था ना, तो माँ के सामने अच्छे बनने का नाटक करने की क्या जरूरत थी? मैं लेके आ रहा था ना, लेकिन नहीं, तुमने मना कर दिया और अब मेरी जान खा रही हो। वो इसीलिए क्योंकि मैंने माँ जी को और उनकी पड़ोसन को बात करते सुन लिया था कि माँ जी मुझसे मेरा बेड मांग कर मेरे स्वभाव जानना चाहती है कि मैं दिल की छोटी हूँ या नहीं। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि तुम लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करती हो और बाद में मेरा जीना हराम कर रही हो। अब तो मैं तुम्हारे लिए ना बिल्कुल भी बेड लेकर नहीं आऊंगा, और ज्यादा बोला ना तो माँ को बता दूंगा सब कुछ। बता दीजिए, वैसे तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर कर लिया तो फिर मैं उनके कमरे से अपना बेड उठवा लूंगी और तब आपकी जगह उन्हें जमीन पर सोना पड़ेगा, क्योंकि उनका बेड पहले से ही टूटा था, बाकी मैंने तोड़ दिया। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। अर्चना की सारी बातें सुनने के बाद सुनीता उसके स्वभाव को अच्छे से समझ जाती है, जिसके बाद वो अपनी समधन से बात करके एक नया शीशम का बेड मंगवा लेती है और उसके कमरे में डलवा देती है, जिसे देखकर अर्चना हैरान रह जाती है। बहू, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। तू कितने पानी में है या तेरा स्वभाव कैसा है, वो सब कुछ मैंने कल रात में देख सुन लिया था। अब बस तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे बेटे के साथ तुम जैसा कुछ दिनों से बर्ताव कर रही हो, बड़ी उम्मीद से तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाई हूँ। मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेरना। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, आगे से मैं कभी नहीं बोलूंगी। अपने बेटे को तकलीफ में देखकर सुनीता अपनी नई बहू के लिए शीशम का नया बेड मंगवा देती है, वो भी बिल्कुल वैसा ही जैसा कि उसे दहेज में मिला था। ये देखकर अर्चना का मुंह बंद हो जाता है और वो दोबारा फिर कभी किसी चीज के लिए अपने पति से नहीं लड़ती थी। केशव अपनी माँ सरला और बीवी पूनम के साथ रहा करता था। केशव सुबह ही अपनी पाव भाजी की दुकान लगाने के लिए सुबह के समय घर से निकल पड़ता और देर शाम घर लौटता। केशव अपनी पाव भाजी की दुकान से इतना तो कमा ही लेता था कि वो अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा कर पाए। एक रोज केशव अपने पाव भाजी की दुकान पर ग्राहकों को पाव भाजी बनाकर खिला रहा है। तभी केशव पाव भाजी बनाते हुए सोचता है, भगवान की दुआ से मेरी दुकान तो रातों रात बहुत ही तरक्की कर रही है, लेकिन अब लगता है मेरे इतने ग्राहक तो हो ही चुके हैं कि मैं थोड़ी बहुत चालाकियां भी करूंगा ना तो भी मेरे ग्राहकों को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे केशव भाई, कैसे हो आप? एक प्लेट पाव भाजी तो लगाना। अरे बड़े दिनों बाद दिखे हो, कहाँ थे इतने दिनों से? बस भाई, थोड़ा गांव गया था मैं, माँ की तबीयत खराब है ना, उनसे ही मिलने के लिए गया था। लेकिन कुछ भी कहो, आपकी पाव भाजी का कोई जवाब नहीं। बहुत मिस किया मैंने आपकी पाव भाजी को। अरे भाई, ये तो बस आपका प्यार है जो आपको यहाँ तक लेके आ जाता है। बस अभी लगाता हूँ आपका एक्स्ट्रा बटर वाला पाव भाजी। अब केशव पूरे दिन काम करने के बाद देर रात घर जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, छोटू आया था क्या सामान देने के लिए? मैंने कहा था माँ घर पे होंगी, घर पे पहुँचा दे। सामान तो दे गया है, लेकिन मुझे इस बार सामान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रिफाइंड तेल, मैदे का कट्टा, सब मुझे लोकल कंपनी का लग रहा है। अरे माँ, धीरे बोलो, धीरे। सब कुछ मैंने ही किया है, ये सब मैंने मंगवाया है। आप तो जानती हो ना कितनी महंगाई हो रही है, और कौन इतना देखता है, सबको तो खाने से मतलब होता है। और ऊपर से मेरी दुकान का नाम इतना फेमस हो गया है कि दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं मेरी पाव भाजी। देख ले केशव, कल को ऐसा ना हो इस खराब सामान की वजह से तेरी दुकानदारी पर फर्क आए। अरे माँ, छोड़ो ये सब,
मैं देख लूंगा। बस आप ना अभी के लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी लगा देती हूँ, तू हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं खाना लगा दूँ। अब सरला अपने बेटे केशव के लिए खाना लगाती है और अगली सुबह ही केशव सुबह सुबह उठकर अपनी दुकान का सामान तैयार करता है। तभी केशव के घर विमला का आना होता है। क्या बात है केशव, सुबह सुबह काम में लग गया है। और ये क्या कर रहा है तू? तू तो बड़ा लोकल तेल यूज करता अपने पाव भाजी में। बता, ये तो बहुत गलत कर रहा है तू। मेरा पोता गोलू भी तेरी ही दुकान का पाव भाजी लेकर रोज शाम को खाता है। अरे नहीं नहीं विमला, ये तो गलती से किसी और का सामान आ गया है, ये तो बदलवाएगा। उससे अच्छा तेल रिफाइंड मांगा था, लेकिन उसने ये पकड़ा दिया। अच्छा, मुझे तो लगा कि पाव भाजी के लिए केशव इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है। वैसे इतनी सुबह तुझे क्या काम याद आ गया जो उठकर सीधा मेरे घर चली आ रही है? अरे मैं तो एक कटोरी चीनी लेने आई थी। वो क्या है ना सरला, चाय बनाने गई थी तो चीनी ही नहीं मिली। ला दे दूं तुझे चीनी, वरना ना तू मेरा खाना पचाने देगी ना तू अपना खाना पचा पाएगी। अब विमला चीनी लेकर तो चली जाती है और इधर सरला अपने बेटे केशव से कहती है, देखा विमला की नजरें कितनी तेज है। मैं तो तुझे कह रही हूँ, 2 पैसे कम कमा लेंगे, लेकिन अच्छे से कमाए तो अच्छा रहेगा। माँ ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए और आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ना देख लूंगा। पहले भी मैं देखता था, अब भी देख लूंगा और अपनी पाव भाजी की दुकान बहुत अच्छे से आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है केशव, तुझे जैसा सही लगे। केशव अपनी दुकान लगाने के लिए अपनी रेडी को लेकर निकल पड़ता है और केशव अपनी रेडी को लेकर उसी जगह पहुंचता है जहां वो रोज दुकान लगाया करता। अब दुकान लगाने के बाद रोज की तरह केशव की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ होने लगती है। पूरा दिन निकल जाता है और शाम को केशव अपनी दुकान को बढ़ाकर घर आ रहा होता है। क्या बात है, आज तो मुझे दुगना मुनाफा हुआ है। आज तो मैंने बहुत कमाई कर ली। माँ को घर जाके बताऊंगा ना तो माँ भी बहुत खुश होगी कि उनके बेटे ने अपने दिमाग से दोगुना मुनाफा कमाया है। अब केशव घर पहुंचता है और अपनी माँ को कुछ पैसे देते हुए कहता है, माँ 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 माँ, आज मुझे दोगुना मुनाफा हुआ है और ये लीजिए कुछ पैसे आप अपने पास रखिए। क्या बात है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है और वो घर की जिम्मेदारियों को भी समझने लगा है। लेकिन मैं फिर से तुझे समझा रही हूँ, कभी कभी हमारी चालाकियाँ भी मुसीबत का कारण बन जाती है। अरे माँ, आपका बेटा केशव है ना, आप क्यों चिंता करती हो? सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। केशव थोड़े पैसे ज्यादा कमाने के लिए अपनी बनी बनाई दुकान को डुबा ना दे। उसकी माँ सरला को हमेशा यही डर लगा रहता था, लेकिन केशव बड़ी ही चालाकियों से अपने काम में लगा था। कभी वो सस्ते तेल रिफाइंड और कभी वो खराब आलू मसाले का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा बच सके। अब केशव इस सोच के साथ अपनी पाव भाजी की दुकान चला रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन केशव देखता है उसके ग्राहक कम हो रहे हैं। केशव भाई, एक बात कहूँ, अब वो आपकी पाव भाजी में वो मजा नहीं जो पहले आया करता था। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन मैंने तो पाव भाजी बनाने में पहले भी कोई कमी नहीं की थी और आज भी किसी चीज में कोई कमी नहीं की है। देखो केशव भाई, हम रोज पाव भाजी खाने के शौकीन हैं, हमें तो स्वाद का पता चल ही जाता है। बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब मुझे भी आपके पाव भाजी में कुछ खास स्वाद नहीं आ रहा है। उस आदमी के चले जाने के बाद केशव खुद से कहता है, अच्छा, तभी मैं सोचूं मेरे दुकान पे लोग कम क्यों आ रहे हैं। लगता है इसी कारण से लोग मेरी दुकान पे कम आ रहे हैं। चल कोई नहीं, जितने भी आ रहे हैं काफी है। 50 लोग भी आ गए ना तो मेरी तो अच्छी खासी कमाई हो ही जाएगी। अब केशव इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अब भी अपने पाव भाजी बनाने की चीजों में मिलावट ही कर रहा था। एक रोज विमला केशव की दुकान पर पहुंचती है। अरे केशव बेटा, मैंने तो तेरी दुकान पहली बार देखी है। अरे मेरा पोता गोलू जिद करने लगा पाव भाजी खानी है तो आज आया नहीं तो मुझे आना पड़ा। अरे विमला आंटी बैठो ना, मैं अभी बना के देता हूँ पाव भाजी। केशव को विमला पाव भाजी बनाता हुआ देखती है, तभी उसकी नजर ब्रेड पर जाती है जो कि हल्के खराब हो गए थे। अरे केशव, ब्रेड तो ताजा है ना, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जरा दिखा तो। अरे आंटी ठीक है, आज ही मंगवाया मैंने। आप बैठो ना, आपको 1 नंबर पाव भाजी बना के दूंगा। अरे केशव, इसमें तो फफूंदी लग गई है।
और ये आलू भी मुझे बासी लग रहे हैं। ना ना, तू रहने दे, मुझे नहीं चाहिए। इससे ही मेरे गोलू का पेट खराब रहता है। आंटी ये सब आप मुझे अकेले में भी कह सकती थी। आप सबके सामने बोल के मेरे ग्राहकों को बिगाड़ क्यों रही हो? अरे केशव, कैसी बातें कर रहा है तू? ये खाकर किसको मरना है? ना ना, मैं तो एक क्या 10 लोगों को बताऊंगी कि तू सड़े हुए सामानों से पाव भाजी बनाता है और इन सब से तू लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब वहाँ मौजूद लोग भी धीरे धीरे केशव को बिना पैसे दिए ही जाने लगते हैं। केशव उन्हें जाता हुआ देख लेता है। अरे भाई साहब, अरे पैसे तो देते जाओ। अरे अरे सुनो तो। अरे विमला आंटी, ये आपने क्या किया? आपने मेरे सारे ग्राहकों को भड़का के भगा दिया। आपको नहीं लेना था तो मत लो यार, चली जाती ना चुपचाप से। मेरा सारा धंधा चौपट करके रख दिया आपने। अरे मैं क्यों करवाने लगी तेरा धंधा चौपट? मैंने जो देखा वही तुझे कहा है। विमला के हंगामे से जो भी 4 लोग केशव की दुकान पर आ रहे थे, अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया था और धीरे धीरे केशव की दुकान पूरी तरह बंद हो गई, क्योंकि 2 पैसे बचाने के लिए केशव ने अपनी दुकान में जिन सामानों का इस्तेमाल किया उससे उसकी पाव भाजी की दुकान बंद ही हो गई, जिससे केशव अपने लिए नया काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगता है। मैं तुझे समझाती रही, लेकिन तू है कि कुछ समझता ही नहीं है। माँ, ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने अपनी चालाकियां दिखाने के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया। इतना अच्छा धंधा चल रहा था मेरा, मैंने सब कुछ बर्बाद कर लिया। अपनी अच्छी खासी चलती हुई पाव भाजी की दुकान पे ताला लगवा दिया। अब केशव की वजह से उसकी बनी बनाई इज्जत और पाव भाजी की दुकान दोनों ही बदनाम हो चुके थे। शकुंतला की बहू रीता शादी के दूसरे दिन सुबह सुबह बेचैनी महसूस कर रही थी, जिसे देखकर रीता का पति अशोक रीता से कहता है, रीता तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है, मुझे पानी चाहिए, पानी। अब तुम ठीक हो? क्या हुआ अचानक तुम्हें? हाँ, थोड़ा ठीक लग रहा है। पता नहीं अचानक से मुझे बेचैनी कैसे होने लगी। अरे होता है, गर्मी भी कितनी है। अगर फिर कुछ ऐसा ऐसा होगा लगेगा तो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अब रीता अपनी सास के साथ किचन में काम करवा कर घर का झाड़ू पोछा करने के बाद नहाने जाती है। इसे ही तो मैं ढूंढ रही थी। क्या बात है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, मजा ही आ गया। रीता कुछ समय बाद नहाकर निकलती है तो रीता की सास शकुंतला नहाने जाती है। कुछ समय बाद शकुंतला नहाकर बाहर निकलती है। बहू तो नहाने गई थी, तो क्या साबुन था बाथरूम में? अगर मैंने कहा कि साबुन था बाथरूम में, तो ये मुझसे पूछेंगे कि अब वो कहाँ गया। इससे अच्छा है मैंने साफ साफ इनकार ही कर दूं। अरे बहू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ बता तो कुछ। ना माँ जी, मैं भी इतनी गर्मी में बिना साबुन के ही नहा कर आई हूँ। बताओ, कल ही साबुन रखा हुआ था, आज पूरा का पूरा साबुन गायब हो गया। ये क्या बहू, ये बुलबुले कहाँ से आ रहे हैं? कहीं तूने तो साबुन नहीं खाया जो हजम नहीं हुआ? माँ जी, ये क्या बोल रही हो आप? भला कोई साबुन भी खा सकता है? तो क्या सुबह सुबह पानी में सरफ मिलाकर पिया था क्या तूने? माँ जी, आप तो जानती हैं पीने का और नहाने का पानी कितना खराब आ रहा है। अजीब कारण दे गई है बहू, मुँह से बुलबुले आने के। शकुंतला तो साबुन ढूंढ रही थी, इसीलिए वो इस बात को इग्नोर कर देती है और अगले दिन भी शकुंतला नहाने जाती है तो उसे फिर से साबुन नहीं मिलता। बहू, ओ बहू, कहाँ है? हाँ माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? सच सच बता, साबुन कहाँ है? आज भी मैं नहाने गई तो मुझे साबुन नहीं मिला। तो क्या माँ जी, आप मुझ पर शक कर रही हो? अपनी भोली सी बहू पर शक कर रही हो, जिसने आज तक एक मक्खी नहीं मारी, उस पर शक कर रही हो आप? अरे बहू तो रोने लगी। मैं तो बस पूछ रही हूँ बहू, सच में ना जाने कौन इतनी महंगी महंगी साबुन चोरी करके ले जा रहा है। कहीं ये गिलहरी का तो काम नहीं? माँ, हो सकता है वो नाले के रास्ते में आ जाती हो और साबुन चुरा ले जाती हो। अरे तो उसे साबुन से ही दुश्मनी है क्या? लगता है वो भी साबुन ले जाती है अपने बच्चों को नहलाने के लिए। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन हर रोज शकुंतला के बाथरूम से एक एक साबुन गायब होता जा रहा था, जिससे शकुंतला भी परेशान हो चुकी थी। अरे शकुंतला कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है शकुंतला, लगता है घर पर नहीं है। अरे कहाँ जा रही है? थोड़ा भी सब्र नहीं है ना विमला तुझे? मैं आ रही हूँ, रुक तो जा। अरे शकुंतला, और बता कैसी है? आजकल तू कहीं आती जाती भी नहीं, मैंने सोचा मैं ही तुझसे मिलने आ जाऊँ। अरे विमला, क्या बताऊँ, मेरे घर में तो साबुन चोर का आतंक मंडरा रहा है। साबुन चोर? ये कैसा चोर है? जरूर उसके शरीर से बदबू आती होगी।
तभी तो तेरा साबुन चोरी करके ले जाता है। भगवान जाने कौन और कैसे मेरे बाथरूम में से साबुन चोरी कर रहा है। अरे तो क्या हुआ शकुंतला, साबुन की तो बात है, जाने दे, इतना क्या सोचती है। अरे विमला, 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है, हर रोज चोरी हो रही है मेरे बाथरूम में साबुन की। क्या बात कर रही है, कहीं किसी को साबुन खाने की आदत तो नहीं। देख शकुंतला, ये सब बात हर किसी के सामने कहने वाली नहीं होती, जरूर चोर तेरे घर का ही है। बहू, ओ बहू, जरा 2 कप चाय बना ला विमला और मेरे लिए। विमला और शकुंतला आपस में बातें कर रहे थे। तभी थोड़ी ही देर में रीता भी उन दोनों के लिए चाय बना कर ले आती है। लीजिए विमला आंटी, चाय पीजिए। अरे शकुंतला, जो मैंने देखा क्या तू भी वही देख रही है? तेरी बहू के मुंह से ये बुलबुले कैसे? ये तो मैंने बहू के मुंह से बहुत बार निकलते देखा है। क्यों बहू? हाँ हाँ माँ जी, देखो अभी बोलने पर भी बुलबुले निकल रहे हैं। अब रीता के जाने के बाद ही विमला शकुंतला से कहती है, कहने को तो सास बन गई है, लेकिन अकल एक पैसे की नहीं है। चोर और कोई नहीं, तेरी बहू रीता ही है, जिसे साबुन खाने का शौक है। राम रे राम, मेरी बहू को क्या मैं खाने को नहीं देती हूँ जो वो साबुन खाकर अपना पेट भर रही है? अरे तेरी बहू को सब मिलता है, लेकिन उसे ये शौक है, बल्कि इससे वो अपना पेट नहीं भरती। अब विमला और शकुंतला दोनों रीता के बंद कमरे से थोड़ी से खुली जगह से रीता के कमरे में ताका झाकी करते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि रीता प्लेट में कई सारे साबुन लिए खा रही थी। चुप कर, देख मिल गया ना चोर। अरे विमला आंटी, माँ जी, ये आप लोग क्या कह रहे हो? अरे बहू, मुझे शकुंतला अपना घर दिखा रही थी, कह रही थी दरवाजा टूटने लगा है, पर बैठा नहीं गया तो लेट कर देख रही थी, और तेरे मुंह से अभी भी बुलबुले निकल रहे हैं। हाँ विमला आंटी, ये तो आते ही रहते हैं, अब आप उठ जाइए। अरे बहू, थोड़ा सहारा करना, उठ जाती हूँ। विमला और शकुंतला अपनी आंखों से देखते हैं कि शकुंतला की बहू रीता साबुन खा रही थी, जिस वजह से उसके बोलने या डकार लेने पर भी उसके मुंह से बुलबुले निकल रहे थे। लेकिन शकुंतला को ये सब देखकर धक्का लगता है। थोड़ी देर में अशोक का आना होता है। शकुंतला अपने बेटे को सब कुछ बता देती है। माँ, इस बात का शक तो मुझे भी था, लेकिन मैंने कभी ना बोला और ना रीता से पूछा। लेकिन बेटे, इसकी ये आदत को अगर हम नहीं छुड़वाएंगे तो ये आगे जाके बहुत दिक्कत करेगी। रीता, माँ बता रही थी तुम्हारे मुंह से बुलबुले निकल रहे थे। हाँ, मैंने बताया भी था माँ जी को, ये सब पानी की वजह से ही हो रहा है। अच्छा, तो ये सब हमें क्यों नहीं हो रहा, तुम्हें ही क्यों हो रहा है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप लोगों को भी तो आते होंगे, पता नहीं चलता होगा। शकुंतला और अशोक को तो पता चल चुका था कि उसके घर का साबुन चोर कौन है, और वो और कोई नहीं बल्कि रीता थी। लेकिन शकुंतला अपनी बहू की इस आदत को छुड़वाना चाहती थी। विमला, तुझे ही याद कर रही थी, 2-3 दिन से नजर नहीं आई है तू। अरे शकुंतला, तुझे नहीं पता, मेरी बहू की पुणे वाली बहन बहुत बीमार है। क्या हुआ उसे? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं शकुंतला, कुछ भी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा बड़ा ऑपरेशन होगा। अरे विमला, रो मत, अब क्या ही कर सकती है, इलाज तो करवाना होगा ना। लेकिन हुआ क्या है तेरी बड़ी बहन की बहू को? ये सब रीता भी बस खड़े हुए देख और सुन रही थी। तभी रीता विमला को पानी लाकर देती है और कहती है, लेकिन विमला आंटी, हुआ क्या है ये तो बताओ, जो डॉक्टर ने ये सब करने को कहा है। किस मुंह से बताऊं क्या खाती थी, जो ये सब झेलना पड़ रहा है उसे? अरे मुंह से ही बोल, लेकिन बता तो सही, हुआ क्या है? ना ना शकुंतला, मुझसे नहीं बोला जा रहा। तू रोना बंद कर और बोलना विमला, क्या हुआ है, क्यों इतना रोए जा रही है? वो साबुन खाती थी शकुंतला। कहीं वही तो मेरा साबुन तो नहीं चुरा चुरा कर ले जा रही थी? पता नहीं क्यों उसे साबुन खाने का इतना शौक लगा, मुझे तो लग रहा है कुछ हो न जाए। विमला और शकुंतला की ये मिली भगत थी ताकि ये सब सुनकर रीता साबुन खाने की आदत को छोड़ दे। और होता भी कुछ ऐसा है। अगले रोज से बाथरूम से साबुन चोरी नहीं होता और ना ही रीता के मुंह से बुलबुले निकलते हैं। कुछ हुआ क्या शकुंतला तेरी बहू का, या अभी भी उसकी आदत नहीं गई? हाँ, काम बन गया। जितना तूने ओवर एक्टिंग की है ना, उसका तो कुछ तो नतीजा निकल ही गया। मुंह फाड़ रही थी बिना मतलब। सविता की 2 बहुएं थी, काली बहू मालती और गोरी बहू सुधा। सुधा मालती की जेठानी होती है। दोनों देवरानी जेठानी में बिल्कुल सगी बहनों की तरह प्यार था। एक दिन मालती और सुधा दोनों ही घर के काम कर रही थी और सविता हॉल में बैठकर अखबार देख रही थी।
तभी सविता की पड़ोसन कुंती हाथ में मिठाई का डब्बा लिए आती है। ले सविता, मुंह मीठा कर, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया, तू इतनी खुश क्यों है? और मिठाई किस खुशी में बांट रही है? कौन सी लॉटरी लग गई तेरी? अरे लॉटरी लगने से भी बड़ी बात है सविता। नाचती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? अब बोल, मुझे और भी काम है। अरे बात ऐसी है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। मेरी बहू पेट से है, बस इसी खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रही हूँ। ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है। पता नहीं मेरे नसीब में ये खुशी कब आएगी। मेरी दो बहुएं हैं, पर एक को भी बच्चा नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सही बोल रही है। तेरी बहू की शादी को तो 1 साल हो गया है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। सविता एक काम कर, तो इनको डॉक्टर के पास ले जा, शायद वहाँ से कोई मदद मिल जाए। हाँ तो सही कह रही है, ये दोनों तो खुद जाएगी नहीं, लेकिन इन दोनों को कल ही डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हाँ एक बार चेक करवा ले। चल अब मैं चलती हूँ, पूरे मोहल्ले में मिठाई जो देनी है। कुंती सविता को मिठाई देकर चली जाती है। कुछ देर बाद सुधा और मालती दोनों साथ में आते हैं और कहते हैं, कौन आया था माँ जी? कुंती आई थी, मिठाई देकर गई है। मिठाई किस खुशी में देकर गई है? अरे उसकी बहू पेट से है, वो दादी बनने वाली है, इसीलिए पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रही है। अरे अभी तो 4 महीने पहले शादी हुई है ना, फिर इतनी जल्दी बच्चा कैसे? ये तो तुम दोनों सोचो कि उसकी अभी 4 महीने पहले शादी हुई है, वो माँ बनने वाली है, और तुम दोनों की शादी को 1-1 साल हो गया है, पर तुम दोनों में से एक ने भी खुशी नहीं दी है अभी तक। पर माँ जी, जरूरी तो नहीं है ना कि सबको बच्चा एक साथ हो। सबकी फैमिली प्लानिंग अलग अलग होती है। तू तो ज्यादा ज्ञान मत दे। मेरा भी मन है कोई मुझे दादी बोले, घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, मैं भी खुशी खुशी मोहल्ले में मिठाई दूं। सविता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और एक दिन अचानक से मालती को उल्टियाँ होने लगती हैं। उल्टी करते हुए सविता उसे देख लेती है और उसके पास जाकर कहती है, क्या हो गया तुझे? ठीक तो है ना? चल चल उठ यहाँ से। माँ जी, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से चक्कर आने लगा और उल्टियाँ शुरू होने लगी। एक काम बोल दो, बस कमजोरी आ जाती है। काम न काज के, दुश्मन अनाज की। चल डॉक्टर के पास। सविता मालती को डॉक्टर के पास ले जाने वाली ही होती है कि तभी कुंती आती है। क्या हो गया मालती को? इसको कहाँ ले जा रही है? अरे इससे थोड़ा काम बोल दो कि चक्कर और उल्टी आने वाली होती है। बहुत ज्यादा ही नाजुक से पाला है इसकी माँ ने। 1 मिनट रुक जा, जरूरी नहीं है कि काम की वजह से चक्कर और कमजोरी हुई हो, कुछ और भी कारण हो सकता है। हो सकता है ये पेट से हो, मेरी बहू को भी ऐसे ही हो रहा था। चल तू फालतू की बात मत कर, अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक थी, तो अभी अचानक पेट से कैसे होगी? रुक मालती बेटा, तू बता, कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है क्या तेरा? और जी अजीब सा लग रहा है हो। हाँ आंटी जी, सुबह से 4 बार अचार खा चुकी हूँ। ले सविता, तू भी दादी बनने वाली है, तेरे घर भी खुशियाँ आने वाली है। कुंती इधर सविता और मालती से बात कर रही थी, तभी अंदर से सुधा हाथ में अचार खाते हुए बाहर आती है। क्या हो गया? मालती को सारे घेर कर क्यों बैठे हो? ठीक तो है ना मालती? अब सभी सुधा को अचार खाते हुए शक की नजरों से देखते हैं। तभी सविता कहती है, मालती तो ठीक है, पर तू अचार क्यों खा रही है? तू ठीक है ना? माँ जी, 2 दिन से पता नहीं क्या हुआ है, उल्टी हो रही है और खट्टा खाने का मन भी कर रहा है। आज सोचा डॉक्टर को दिखा देती हूँ। ले सविता, अभी तक एक भी बच्चा नहीं था, अब तेरी दोनों बहुएं एक साथ पेट से हैं। तेरे घर में 1 बच्चे नहीं 2 बच्चे आएंगे। हाँ कुंती, तू सही कह रही थी। आज मैं भी पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। इन दोनों ने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। सविता दोनों बहुओं को गले से लगाती है और खुश हो जाती है। ऐसे ही महीने निकल जाते हैं और दोनों की प्रेगनेंसी को 6 महीने गुजर जाते हैं। सविता दोनों बहुओं को एक जैसा ही ख्याल रखती, दोनों को खाना खिलाना, बालों में तेल लगाना, सारी सुविधाओं का ध्यान रखती। ऐसे ही एक दिन सविता की दूर की मौसी फुल्की देवी घर आती है और सविता को आवाज लगाते हुए कहती है, ए सविता बिटिया, कहाँ है रे? देख तेरी मौसी आई है। अरे प्रणाम मौसी जी, आप आज यहाँ कैसे? अरे अब तो और घर आने के वास्ते तुझसे पूछना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं मौसी जी, आप तो बहुत सही समय पर आई है। मेरी दोनों बहू पेट से हैं और अब आप ही दोनों की डिलीवरी करवाओगी। क्या बात है, दोनों बहू पेट से हैं?
जरा दोनों को बुला तो देखूं कैसा है दोनों का बच्चा। सविता मालती और सुधा दोनों को ही आवाज लगाकर बाहर बुलाती है। ये कौन है माँ जी? ये मेरी दूर की मौसी है। ये तुम दोनों को देखेगी, तुम दोनों की अच्छे से देखभाल करेगी, क्योंकि तुम दोनों का पहला बच्चा है ना। हाँ बहुरिया, चलो दोनों बैठ जाओ यहाँ पर, एक एक करके देखती हूँ। फुल्की देवी दोनों को देख लेती है और वापस अपने अपने कमरे में भेज देती है। सुधा और मालती दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए वहाँ से जाती है। दोनों में इतना प्यार देखकर फुल्की सविता को कहती है, सविता, तेरी एक बहू तो बहुत काली है और एक बहू गोरी है। काली बहू का बच्चा बिल्कुल काला होगा, और अगर काली बहू की परछाई गोरी बहू के बच्चे पर गई तो सुधा का बच्चा भी काला होगा। क्या मौसी जी, ऐसा भी कभी हुआ है क्या? आप फालतू में दिमाग में उल्टी सीधी बातें मत डालो। अरे होवत है बिटिया, नहीं तो तू देख लियो, जब बच्चा होगा तो सुधा को काला बच्चा होगा और मालती को गोरा होगा। कोई बात नहीं मौसी जी, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, चाहे जैसा भी हो। आपने मुझे ये बात बोल तो दी, लेकिन किसी और को मत बोल देना। सविता फुल्की को सुनाकर चली जाती है। सविता को अपनी बहुओं का इतनी तरफदारी करता हुआ देखकर फुल्की को गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि सविता को नहीं बल्कि वो सुधा के दिमाग में ये चीजें भर देती है। फुल्की सुधा के कमरे में जाती है और कहती है, सुधा बहू, और कैसी है तू? अरे दादी जी आइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ कि आप यहाँ क्यों आई हो? आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुझे बता देती हूँ कि तू अपनी देवरानी से दूर रही हो। अगर उसके साथ रहेगी तो तेरे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा और वो काला रंग का पैदा होगा। सुधा के दिमाग में फालतू की बातें डालकर फुल्की देवी चली जाती है और सुधा को भी शक हो जाता है। वो मालती को अब कभी भी अपने कमरे में नहीं आने देती और उससे दूर ही रहती। मालती को कुछ भी समझ नहीं आता और वो भी उससे दूर ही हो जाती। दिन बीतने लगते हैं और दोनों की डिलीवरी की डेट आ जाती है। दोनों ही एक सुंदर से बेटे को जन्म देती हैं। फुल्की की कही बात सही हो जाती है और मालती ने एक बहुत ही गोरे बच्चे को जन्म दिया और सुधा ने सांवले बच्चे को। दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थी। सुधा की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका बेटा सांवला है और मालती का बेटा बिल्कुल गोरा। मालती, मैंने तुझे हमेशा छोटी बहन जैसा प्यार दिया और तूने मेरा बच्चा बदल लिया। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? कैसी बात कर रही हैं आप? मैं क्यों आपका बच्चा बदलूंगी? ये मेरा ही बच्चा है। तू इतनी काली है और तेरा बच्चा गोरा कैसे हो सकता है? ये मेरा बच्चा है। ये सब पास में खड़ी सविता सुन रही होती है। सविता सुधा पर चिल्लाते हुए कहती है, तू चुप हो जा सुधा, तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? ये बच्चा मालती का ही है। मेरे सामने तुम दोनों ने बच्चे को जन्म दिया है, तो बच्चा बदल कैसे सकता है? और ये तेरा बच्चा क्यों लेगी? सविता के बहुत देर तक समझाने के बाद और सबूत दिखाने के बाद सुधा को यकीन हो जाता है कि उसका बच्चा किसी ने नहीं बदला। वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है। दोनों को घर लाते हैं और बहुओं के पहले बच्चे का स्वागत बड़े ही धूमधाम से करते हैं। सुनीता अपने बेटे राहुल की शादी एक अनोखी नाम की लड़की से करवाती है। अनोखी एक सी फूड खाने वाली है जिसे हर तरह का सी फूड खाना बहुत पसंद था। तो वहीं सुनीता ने आज तक सी फूड खाना तो दूर की बात है, उसे सी फूड क्या होता है ये तक मालूम नहीं था। शादी समाप्त होती है, अनोखी का अच्छे से गृह प्रवेश भी हो जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुनीता सैंडविच बनाती है और अपनी बहू और बेटे को खाने को देती है। अनोखी सैंडविच खाकर बोलती है, माँ जी, सैंडविच में क्या डाला है? कुछ टेस्टी नहीं है इसमें। मुझे तो जरा भी पसंद नहीं आई आपकी ये सैंडविच। मुझे तो काफी अच्छी लगी। अगर तुम भी सैंडविच खाती हो तो बता दो, मैं ऑफिस से आते समय तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। नहीं, मुझे जैसा सैंडविच पसंद है शायद ही वैसा सैंडविच यहाँ मिलेगा, इसलिए रहने दीजिए।
और माँ जी ये सैंडविच नहीं खाने वाली हूँ मैं। क्यों बहू, तुझे क्यों पसंद नहीं आई ये सैंडविच? मेरे हाथ की सैंडविच यहाँ सबको पसंद है, बस तुझे छोड़कर। पता नहीं कैसे सैंडविच खाती होगी तू। मैं बनाकर खिलाऊंगी, तब आप खुद भी कहेंगी वाह बहू क्या सैंडविच बनाया है, मजा ही आ गया। अच्छा, ऐसा क्या है तुम्हारे हाथ के सैंडविच में जिसको खाते ही माँ कहेंगी वाह मजा आ गया? कुछ भी बोलती हो तुम तो। अच्छा, कुछ भी बोलती हूँ, ठीक है। अब तो मेरा फैसला पक्का है, अब मैं माँ जी को अपने हाथ का सैंडविच बनाकर ही खिलाऊंगी। पता नहीं कब खिलाएगी तू मुझे। अब बस अंतिम सांस निकलने से पहले अपने हाथ का सैंडविच खिला दे मुझे। पता नहीं क्या डालकर बनाएगी जो इतनी तारीफ किए जा रही है खुद की सैंडविच की। खुद की इसलिए तारीफ कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे हाथों के सैंडविच खाकर बहुत तारीफ की है, वरना मैं कभी ऐसे अपनी खुद की तारीफ नहीं करती। अच्छा, वैसे किन बेवकूफों ने तारीफ की तुम्हारी? ढंग से खाना तो बनाना आता नहीं तुमको, और तुम और सैंडविच बनाओगी कुछ भी। अनोखी को राहुल का ताना सुनना अच्छा नहीं लगता। वो अब ठान लेती है कैसे भी अपनी सास को अपने हाथ का केकड़ा सैंडविच खिलाएगी। ऐसे ही एक दिन राहुल घर पर किंग केकड़ा लेकर आता है, अनोखी को देता है। केकड़ा को देखकर अनोखी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे ही सी फूड खाना बहुत पसंद था। जब अनोखी केकड़ा रसोई में रखती है तभी वहाँ सुनीता की पड़ोसन उस केकड़े को देखकर बोलती है, राम राम, ये सब क्या खाना खा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तू चाइना से है। नहीं, मैं चाइनीज नहीं हूँ। क्यों, आपको मेरी शक्ल देखकर पता नहीं चलता कि मैं चाइनीज हूँ या इंडियन? पता नहीं आप किस जमाने की महिला हो। किस जमाने की बात कर रही है बहू? मैं इसी जमाने की हूँ, लेकिन इतना बड़ा केकड़ा तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? मेरे घर घूमने आया है, अभी इसको थोड़ी देर बाद तैयार करके कढ़ाई में घुमाऊंगी। और बस समझ गई मैं तेरी बात, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तेरी सास को मालूम है क्या तेरे घर में इतना बड़ा केकड़ा घूमने आया है? अरे हाँ, उन्हें सब मालूम है, उन्हीं के लिए मंगवाया ये केकड़ा। सुनीता अब ये सब भी खाने लग गई। हाय राम, कभी सोचा नहीं था मैंने सुनीता ऐसी चाइनीज वाला खाना खाएगी। आप भी खाकर देखो, बहुत टेस्टी होता है। अगर आपको पसंद ना आए तो बता देना। बहू, ये किसने मंगवाया? कितना बड़ा केकड़ा है ये। सुनीता, मैंने सुना है तुझे चाइनीज खाना खाना बहुत पसंद है। तेरे ऐसे शौक कब से शुरू हो गए, मुझे भी तो बता। पागल हो गई है क्या? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मैंने कब खाना शुरू किया ये सब? मुझे खुद कुछ नहीं पता। तेरी बहू बोल रही थी कि माँ जी के लिए मंगवाया है, और अब तू बोल रही है तूने खाना शुरू नहीं किया। वाह बहू वाह, कितना झूठ बोलती है। मुझे गलती से भी मत खिला दियो ये सब, अपने लिए बना, खुद खा। सुनीता और कविता उस केकड़े को देखने के बाद अनोखी को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसा बर्ताव देखकर अनोखी को गुस्सा आता है और कुछ देर शांत रहने के बाद अपने लिए केकड़ा सैंडविच बनाने लगती है। कुछ देर बाद सैंडविच लेकर अपनी सास के सामने बैठकर खा ही रही होती है, तभी सुनीता बोलती है, क्या बात है बहू, सैंडविच बनाया है और खुद अकेली भी खा रही है। तुझे मैं नजर नहीं आ रही हूँ क्या? माँ जी, शायद आप मेरे हाथों का सैंडविच खाना पसंद ना करो, इसलिए आपको नहीं पूछा मैंने। वैसे मैंने केकड़ा। बस कर, अब उस केकड़े का भी नाम मत ले, वरना तेरा केकड़ा खाना बंद करवा दूंगी। और ला, मुझे भी दे तेरा शानदार सैंडविच, खा कर देखूं कैसा बनाया है तूने। कुछ दिन पहले तो मेरी सैंडविच की बुराई कर रही थी। माँ जी, आप सच में सैंडविच खाओगी? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे केकड़े से? नाम मत ले, बस मुझे सैंडविच खाने दे जो तूने बनाया है। वाह, क्या सैंडविच है, मजा आ गया। सच में बहू, बहुत टेस्टी बनाया है तूने। माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे हाथ की सैंडविच बहुत टेस्टी बनती है। जिस किसी ने भी खाया है सैंडविच, वो तारीफ किए बिना जाता ही नहीं है। हाँ बहू, बहुत बढ़िया बनाया है तूने। सच कहूँ तो ऐसा सैंडविच मैंने कहीं खाया ही नहीं था। क्या रेसिपी है इसकी? बहुत टेस्टी बना है। बताऊंगी माँ जी, बताऊंगी, बस थोड़ा सब्र रखिए, सब धीरे धीरे बताऊंगी आपको। हम मुझे भी इसकी रेसिपी बता देना, ताकि अगली बार जब भी कोई मेरे हाथ की सैंडविच खाना चाहे तो मैं ऐसे ही बनाकर खिला सकूं। दोनों सास बहू केकड़ा सैंडविच खाते हुए गप्पे मारने लगते हैं।
ऐसे ही कई दिन गुजर गए और धीरे धीरे सुनीता को भी केकड़ा सैंडविच खाने की आदी हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन जब तीनों अनोखी, सुनीता और राहुल बात कर रहे होते हैं, तभी राहुल बोलता है, क्या बात है, आजकल दोनों सास बहू में अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। अब तो माँ आपको मेरी याद भी नहीं आती। क्या जादू कर दिया आपकी बहू ने? सैंडविच का जादू चल रहा है। मैंने खाया है और मैं इसकी फैन हो गई। पूछ मत राहुल, तेरी बीवी क्या सैंडविच बनाती है, मस्त। लेकिन हाँ, तेरी बीवी को बस एक ही चीज बनानी आती है। अरे वाह, तुमने माँ को अपने हाथ का सैंडविच बना के खिलाया, क्या बात है। तो अब जरा अपने पति पे भी कृपा करो, मुझे भी खिलाओ अपने हाथ का बना हुआ टेस्टी सैंडविच। जरूर खिलाऊंगी, आज ही खिलाती हूँ बनाकर आपको भी। एक बार खाने के बाद आप हमारे जैसे मत हो जाना जो हर वक्त सैंडविच खाते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, जाओ बनाओ मेरे लिए सैंडविच। हाँ, आज मुझे भी सीखना है सैंडविच बनाना। चल बहू, आज सास बहू मिलकर बनाएंगे। अनोखी अपनी सास की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप रहती है और फिर अपनी सास को लेकर रसोई में जाती है, ये सोचकर जो होगा देखा जाएगा। और दोनों सास बहू रसोई में जाती है। सैंडविच की तैयारी करते हुए अनोखी जब केकड़ा निकालती है, तभी सुनीता कहती है, बहू ये क्या, इस केकड़े को मत निकाल, वरना मैं तेरा केकड़ा खाना बंद करवा दूंगी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन आपने मेरी उस दिन पूरी बात सुनी ही नहीं और केकड़ा सैंडविच खा गई। उस दिन के बाद से आप रोज केकड़ा सैंडविच ही खाती हो। क्या? मैंने केकड़ा सैंडविच खाया? अब क्या होगा मेरा? कुछ नहीं होगा। वैसे भी माँ जी, आप कितने दिनों से खा रही हो, आपको पसंद भी है। और रही दूसरों की बात, तो उन सब के बारे में सोचकर अपना मन नहीं मारना चाहिए। जो खाने का मन हो खाना चाहिए। लेकिन बहू, मुझे पता क्यों नहीं चला? ये नॉर्मल सैंडविच नहीं बल्कि केकड़ा सैंडविच है। माँ जी, मैं इसे अच्छे से उबालकर मसाला लगाकर बनाती हूँ, इसलिए आपको कभी पता नहीं चलता कि इसमें केकड़ा है। बनाती तो बहुत बढ़िया है। चल अब राहुल की भी बारी है, उसे भी केकड़ा सैंडविच खाने वाला बना देते हैं। माँ जी, अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे बहुत कुछ सुना देंगे, फिर मैं क्या करूँगी? मैं हूँ ना, कुछ नहीं कहेगा। चल अब उसके लिए केकड़ा सैंडविच लेकर चलते हैं। अनोखी राहुल के लिए भी केकड़ा सैंडविच बनाकर ले जाती है और उसे खाने देती है। साथ ही केकड़ा सैंडविच सास बहू भी मिलकर खाने लगती है और राहुल को कुछ मालूम नहीं होता और उसे भी केकड़ा सैंडविच बहुत पसंद आता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और सास बहू हफ्ते में एक बार तो केकड़ा सैंडविच खा ही लिया करती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।